बच्चों, आज मैं आपको कृतिका सहायक पुस्तक से यूनिट सेकंड में पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक। कमलेश्वर जीवन परिचय। कमलेश्वर का जन्म 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने के बाद उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें सारिका, दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण प्रमुख हैं। पुरस्कार इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से पुरस्कृत किया जा चुका है। इनकी मृत्यु 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। प्रमुख रचनाएं। नई कहानी आंदोलन में अगवा रहे कमलेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं राजा, निर्वंशियां, खोई हुई दिशाएं, जिंदा मुर्दे, 16 छतों वाला घर, कहानी संग्रह, डाक बगला, वही बात, आगामी, अतीत, काली आंधी और कितने पाकिस्तान। उपन्यास। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण आदि विधाओं पर भी अपनी कलम चलाई। कमलेश्वर ने कई हिंदी फिल्मों और टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी हैं। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का अत्यंत मार्मिक और संवेदनशील चित्रण हुआ है। आज को महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने गहनता से समझा और व्यक्त किया है। पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक। प्रस्तुत पाठ में जॉर्ज पंचम की नाक में लेखक कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक पर व्यंग्य किया है। नाक सम्मान का प्रतीक होती है। जॉर्ज की नाक कटना जहां ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा धूल में मिलने की द्योतक है, वही यह भारत के लिए भी एक खतरा है। इस पाठ में यह भी बताया गया है कि हमारे देश का चाहे छोटा सा शहीद बच्चा हो, परंतु उसकी मान प्रतिष्ठा किसी भी विदेशी शासक से बहुत ज्यादा। फिर देशभक्त नेताओं के सम्मान की तो बात ही अलग है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, जमाना चूक नया था। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की करतूतें कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के रंग का सूट बनवाया जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों एक की तस्वीर अखबार में छप गई। लेखक बताता है कि काफी समय पहले रानी एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आने की खबर चारों तरफ फैली हुई थी। दर्जी पोशाकों को लेकर परेशान था कि रानी कब क्या पहनेगी। नया जमाना था, फोटोग्राफरों की फौज साथ आने को तैयार थी। सुनने में आया था कि रानी के लिए 400 पाउंड का हल्के रेशम का एक नीला सूट बनवाया गया, जिसका रेशम भारत से मंगवाया गया था। अखबारों में रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री और फिलिप के कारनामे छापे गए थे। लेखक व्यंग्य करते हुए कहता, अंगरक्षकों, रसोइयों के साथ साथ एलिजाबेथ के कुत्तों की जीवनियां भी अखबारों में छापी गई थी। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, संघ इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तानी में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगे, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वह रानी दिल्ली आ रही हैं। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज नीनों की तरह श्रृंगार किया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। लेखक कहता है कि रानी के आने के चर्चे सुनकर दिल्ली में विचार हो रहा था कि जो इतना महंगा सूट पहन कर आएगा और जिसके बावर्ची भी युद्ध करते हैं, उसके स्वागत के लिए कितनी भव्य तैयारी करनी पड़ेगी। किसी के कुछ कहने से पहले ही राजधानी सुंदर, स्वच्छ तथा इमारतें सुंदरियों की तरह सजा दी गई। लेकिन दिल्ली में लाट से उसकी नाक गायब हो गई थी। इस नाक की एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त
आंदोलन हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि राजनीतिक आंदोलनों में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। लेखक आगे कहता है कि इस नाक के लिए अनेक आंदोलन चले थे। कुछ लोग नाक हटाने के पक्ष में थे, तो कुछ कहते थे कि नाक रहने दी जाए। नाक रखने वाले रात दिन पहरा दे रहे थे। कहीं कहीं इन शाही नाकों के लिए छापामार युद्ध की स्थिति बन गई थी। बच्चों, शेष पाठ कल पढ़ाएंगे।